जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अभी आप लोगों के लिए किस्त भुगतान पद्धति से आप क्या समझते हैं, किस्त भुगतान पद्धति और किराया क्रय पद्धति में अंतर और क्रेता और विक्रेता की पुस्तक में की जाने वाली आवश्यक प्रविष्टि को समझाने आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस्त भुगतान पद्धति क्या होता है, इसके बारे में एक एक बात को जानेंगे। फिर क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में कौन सी आवश्यक जनरल प्रविष्टि होता है और किराया क्रय और किस्त भुगतान में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो किसी भी बात को हम कैसे समझे ताकि एग्जाम में अधिक से अधिक लिख सके। कम बात को जाने के अधिक बात हम कैसे लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उस 8 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपका एग्जाम अच्छा होगा ही, ठीक है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। आप लोग अगर चैनल के साथ बने रहेंगे, आप लोग थोड़ा चैनल को हेल्प करेंगे तो निश्चित रूप से मैं भी आप लोगों के लिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक लगातार साथ रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं किस्त भुगतान पद्धति क्या होता है। तो माल बेचने की एक अन्य पद्धति है, यानी कि अन्य पद्धति का मतलब यहाँ पे कहने का एक ही मकसद है। जो किराया क्रय पद्धति भी एक माल बेचने का पद्धति है, किस्त भुगतान पद्धति भी एक पद्धति है। हम सब लोग जानते हैं जो अभी के समय में जो कोई परचेज करता है हाईली दाम, एक्स्ट्रा दाम दे, बहुत हैवी अमाउंट का कोई वस्तु, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रक हो, बस हो, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी और मोबाइल फोन भी, तो बहुत सारे आदमी के पास एक साथ उतना पैसा का व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो क्या करता है, तो किसी भी सामान को, किसी भी एसेट्स को किस्त पे ले लेता है। तो किराया क्रय पद्धति, किस्त भुगतान पद्धति बहुत मायनों में सेम ही है, लेकिन कुछ अंतर है जो हम जानेंगे इस वीडियो के अंत तक में। तो माल बेचने का एक अन्य पद्धति है, एक पद्धति है, अन्य को यहाँ पे हटा दीजिए, हम बोल सकते हैं माल बेचने की एक पद्धति है। किस्त भुगतान पद्धति माल बेचने का एक पद्धति है जो किराया क्रय पद्धति से मिलती जुलती है, ठीक है। बहुत समानता है तो कुछ असमानताएं भी है। इस पद्धति में क्रेता को माल पूरी रकम का भुगतान एक साथ नहीं करना पड़ता है। नाम ये किस्त, तो किस्त में भुगतान करना पड़ता है, वरन किस्तों द्वारा करना पड़ता है, किंतु माल का स्वामित्व क्रेता पर तुरंत हस्तांतरित हो जाता है, जिसे किस्त भुगतान पद्धति कहा जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किस्त भुगतान पद्धति के अनुसार क्रेता को क्रय किए गए वस्तुओं के मूल्य का भुगतान उसकी सुविधा के अनुसार करने का अधिकार दिया जाता है। किस्त भुगतान पद्धति में हम कोई संपत्ति खरीदते हैं और उस संपत्ति के लिए कुछ राशि हम तुरंत चुका देते हैं, जिसे सुपुर्दगी या डाउन पेमेंट कहा जाता है। माल खरीदते समय जो राशि दी जाती है उन्हें सुपुर्दगी या डाउन पेमेंट कहा जाता है। आप डाउन पेमेंट करके उस वस्तु को ले सकते हैं। किराया क्रय पद्धति में जब तक उस संपत्ति का पूरा राशि हम भुगतान नहीं कर देते हैं विक्रेता को, तब तक उस संपत्ति का आप स्वामित्व नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में ज्यों ही जैसे ही आप उस वस्तु को डाउन पेमेंट देकर या बिना डाउन पेमेंट दिए खरीद लेते हैं, ले लेते हैं, आप उस वस्तु का स्वामी बन जाते हैं। तो एक अंतर ये हो गया, ठीक है। इसे किस्त भुगतान पद्धति इसलिए कहा गया है जो इस पद्धति में क्रेता को संपत्ति की पूरी राशि एक साथ नहीं देना पड़ता है, बल्कि उस राशि को छोटे छोटे इकाइयों में बांटकर अपने सुविधा अनुसार मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक चुकाने के लिए राजी होता है, ठीक है। चूंकि इसमें यह राशि किस्त में चुकाया जाता है, एक बार नहीं चुकाया जाता है, इसलिए इसका नाम किस्त भुगतान पद्धति रखा गया है, ठीक है। J.R. बॉटली बॉय ने कहा है जो किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल क्रय किए जाने में माल क्रेता की संपत्ति उसी समय हो जाती है, क्रेता की संपत्ति उसी समय हो जाती है जब वो क्रय करता है, जबकि उसे माल की सुपुर्दगी मिलती है, ठीक है। चलिए अब कार्टर ने भी कहा तो उतना डीप में नहीं जाइए, देख लीजिएगा, ठीक है। किस्त भुगतान पद्धति बिक्री की एक ऐसी पद्धति है जिसमें संपत्ति का स्वामित्व बिक्री के समय ही क्रेता पर हस्तांतरित हो जाता है, जबकि किराया क्रय पद्धति में ऐसा नहीं होता है और बिक्री की राशि का भुगतान किस्तों में होता है।
किसी भी किस्त के भुगतान नहीं होने पर विक्रेता माल को वापस नहीं ले सकता, किराया क्रय पद्धति में ले सकता है। ये सब अंतर आपको लिखना पड़ेगा, वो केवल बाकी रकम के लिए दावा कर सकता है। चलिए किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं क्या क्या है वो जान लेते हैं। तो किस्त भुगतान पद्धति की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला विशेषता है माल की उधार बिक्री होना। तो आप सब लोग समझते हैं जब हम पैसा एक साथ नहीं देंगे, पैसा 2 साल 3 साल 4 साल में देंगे, मासिक दैनिक वार्षिक में देंगे, तो उधार बिक्री होता है। ठीक है। उसके बाद भुगतान, क्रेता द्वारा मूल्य का भुगतान अनुबंध के अनुसार निश्चित अवधि में एक किस्त में किया जाता है। अधिकार, वस्तु की सुपुर्दगी के पश्चात वस्तु का जो क्रेता होता है ना, वो अधिकारी उस संपत्ति का हो जाता है, यानी कि अधिकार उन्हें तुरंत मिल जाता है। ऑनरशिप, वही हो गया, स्वामित्व मिल जाता है। इच्छा अनुसार उपयोग, क्रेता वस्तु को अपने अनुसार वो इच्छा अनुसार काम कर सकता है, जैसे बेच सकता है, नष्ट कर सकता है, क्षति पहुंचाए, गिरवी रखे, बेचे, जो मन में आए कर सकता है। तीसरे पक्षकार का अधिकार, यदि वस्तु क्रेता द्वारा बेच दी जाती है अथवा गिरवी रख दी जाती है तो इस प्रकार संबंधित जो तीसरा पक्षकार होता है वो उसका श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ए ने बी को किस्त भुगतान पद्धति पर ट्रक बेचा और बी ने सी को बेच दिया, तो सी हो गया तीसरा व्यक्ति। ठीक है। चलिए पुनः अधिकार, अगर किसी कारण से क्रेता किसी किस्त अथवा कुछ किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता वस्तु को पुनः अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। ठीक है। वह सिर्फ अदत्त किस्त यानी कि अनपेड जो इंस्टॉलमेंट होगा उसके लिए वो दावा कर सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में क्या अंतर है। सबसे पहला देखिए प्रंस विधेय की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किराया क्रय पद्धति भाड़े या किराए क्रय का समझौता है, बाद में यह विक्रय अनुबंध में बदल जाता है। मतलब स्टार्टिंग में जो आप लेते हैं एसेट्स, समझिए भाड़ा पर लिए हैं, जैसे ही आप कहीं फॉल्ट करेंगे तो आपसे एसेट्स वापस ले लिया जाएगा और आपके द्वारा जो भुगतान किया गया राशि होगा वो किराया समझा जाएगा। ठीक है। इसके अपोजिट में किस्त भुगतान पद्धति में अनुबंध या बिक्री के, इसका जो अनुबंध है वो बिक्री का अनुबंध होता है, यानी कि आपने बेचा। ठीक है। स्वामित्व, किराया क्रय पद्धति में जब तक सभी किस्तों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वस्तु का स्वामित्व क्रेता को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में ऐसा नहीं है। अनुबंध, बिक्री का अनुबंध होते ही क्रेता वस्तु का स्वामी बन जाता है। माल की वापसी, किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत विक्रेता माल की वापसी ले सकता है और उनको जो भी राशि मिली है वो किराया माना जाएगा, लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में वो अपना एसेट्स वापस नहीं ले सकता है, बल्कि अपने जो बकाया राशि पर वो दावा कर सकता है। ठीक है। चलिए विक्रेता का अधिकार, जब वस्तु हम किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत खरीदते हैं तो हम उस वस्तु को अपने इच्छा अनुसार बेच नहीं सकते हैं। ठीक है। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में आप ये काम कर सकते हैं। तो ये मरम्मत, ठीक है, अंतिम किस्त के भुगतान के पहले तो यदि क्रेता ने माल का सावधानीपूर्वक रखा हो फिर भी वस्तु में कुछ टूट फूट हुई तो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत इसकी मरम्मत का दायित्व विक्रेता पर होगा, परंतु किस्त भुगतान प्रणाली में मरम्मत आदि का दायित्व क्रेता पर होता है। कहने का तात्पर्य है जो जब तक अंतिम स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है क्रेता को तब तक वस्तु का जो सामान्य टूट फूट होगा उसका ठीक करना विक्रेता को होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मोटरसाइकिल का सर्विसिंग करता है, ठीक है ना, तो सर्विसिंग इसलिए ही करता है ना फ्री में। चलिए सुरक्षा, किराया क्रय पद्धति में क्रेता को अधिक सुरक्षा मिलती है जबकि किस्त भुगतान पद्धति में कुछ सुविधा नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम लोग किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता की पुस्तकों में कौन कौन जनरल प्रविष्टि होंगे उनको देखेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहला एंट्री होता है डॉन वस्तु की सुपुर्दगी पर, यानी कि एसेट्स अकाउंट या इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट या टू वेंडर्स अकाउंट। जब हम वस्तु खरीदते हैं यानी कि एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, टोटल जो इंटरेस्ट दे होगा 2 साल 3 साल में उस पूरा इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे टू वेंडर्स, दोनों अमाउंट मिला के वेंडर्स में आ जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा होगा डाउन पेमेंट का, ये डाउन पेमेंट होगा तभी होगा, नहीं तो ये तो एंट्री होना ही है, अगर डाउन पेमेंट होगा तो ये एंट्री बढ़ जाएगा, वेंडर्स अकाउंट या टू बैंक या कैश अकाउंट। तीसरा एंट्री किस्त के दे होने पर ब्याज के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। चौथा एंट्री किस्त का भुगतान के लिए वेंडर्स टू बैंक। और पांचवा एंट्री अगर डिप्रिसिएशन के बारे में कहा हो तो डिप्रिसिएशन टू एसेट्स। और सबसे लास्ट में ह्रास को और ब्याज को पीएल अकाउंट में हस्तांतरण कर देंगे, पीएल अकाउंट या टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन। ठीक है। यही होता है आवश्यक जर्नल प्रविष्टि। ये पहले साल का
अगले साल से ये पहला एंट्री खत्म हो जाएगा और ये दूसरा एंट्री खत्म हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंट्री कंटिन्यू होगा, जो नोट में दिया हुआ है। दूसरे वर्ष या दूसरी किस्त में प्रविष्टि 3, 4, 5, 6 की जाएगी। ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के शेष को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। ये याद रख लीजिए, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाएगा। ठीक है। संपत्ति खाते के शेष को भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विक्रेता के पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। तो जब बिक्री होता है तो ठीक अपोजिट समझिए, वेंडर की जगह पे परचेजर आ जाएगा। परचेजर अकाउंट या टू सेल्स, टू इंटरेस्ट सस्पेंस, टोटल एसेट्स का दाम, टोटल इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर। ठीक है। डाउन पेमेंट के लिए फॉर कैश रिसीव्ड ऑन एग्रीमेंट ऑन और डिलीवरीज, तो कैश टू परचेजर्स, किस्त पर ब्याज का दे, इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के लिए बैंक और कैश टू परचेजर। डिप्रिसिएशन जो है चार्ज नहीं होता है, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है विक्रेता के पुस्तक में, क्योंकि उन्हें मशीन से कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। पांचवा एंट्री होगा पीएल में ट्रांसफर करने के इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट टू पीएल, पांचवा एंट्री। ठीक है। और सबसे लास्ट में जो छठा एंट्री होगा वो करना पड़ेगा आपको और बिक्री को व्यापार खाता में हस्तांतरित करने के लिए, जिसके लिए एंट्री होता है सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। चलिए इसके साथ ये एंट्री खत्म हो जाता है इनके पुस्तकों में भी, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। क्रेता की पुस्तकों में अगर नेसेसरी अकाउंट्स का बात करेगा तो आपको बनाना है संपत्ति का खाता, एसेट्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। और विक्रेता की पुस्तकों में जो नेसेसरी अकाउंट का बात होगा तो परचेजर्स, इंटरेस्ट सस्पेंस और इंटरेस्ट, इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।